आफ्ताब की पुलिस रिमांड आज 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसे 20 नवंबर को श्रद्धा के जबड़े का एक हिस्सा मिल गया है। वहीं आफ्ताब ने अपने घर की खूब सफाई तो की, लेकिन सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी की टीम ने बाथरूम की टाइल्स के बीच खून के कुछ सुराग, कुछ संकेत निकाल लिए हैं। ऐसा दिल्ली पुलिस ने अदालत में आज बताया। इससे पहले फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी ने आफ्ताब के घर की जांच की थी। अत्याधुनिक तकनीक के साथ जब सीएफएसएल ने आफ्ताब के फ्लैट की छानबीन की तो 2 टाइलों को जहां जोड़ा जाता है उस स्थान पर टाइल्स के बीच खून के कुछ निशान मिले हैं। तो पुलिस अब इन खून के धब्बों की, खून के निशान की जांच कराएगी। अब उम्मीद यह है कि जल्द सीएफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी। तेजश्री मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। तेजश्री, पुलिस का अदालत में यह कहना कि आफ्ताब ने बाकायदा एक कागज पे एक साइट प्लान बनाया था, यह लिखा था कि कहां क्या बॉडी पार्ट्स फेंके गए हैं। विस्तार से बताइए कि आखिर ऐसा वो करता क्यों था? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे ही सबूत भी पुलिस को मिलते जा रहे हैं और आज भी यही सबूत पुलिस को आफ्ताब के छतरपुर वाले फ्लैट से मिले हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात निकलकर ये सामने आ रही है कि वो किस तरह से मैपिंग करता था। यानी कि महरौली के जंगलों से लेकर यहाँ पर मैदानगढ़ी, जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, यही वो मैदानगढ़ी का तालाब है और बताया जा रहा है कि इस चीज की भी उन्होंने मैपिंग की थी। गिरीश आपको तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तालाब में भी उसने हड्डियां फेंकी थी और ये भी बताया जा रहा है कि जो सिर है वो यहाँ पर फेंका गया था। तो अंदाजा लगाइए आप कि कितना शातिर दिमाग होगा वो कि उसने पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी थी। और यही वो जगह है, सोचिए रात के 2:30 बजे जब वो यहाँ पर आया होगा, तब आपको एक बार हमारे दर्शकों को भी रास्ता दिखाते हैं कि किस तरह का वो रास्ता रहा होगा। और जो आपने सवाल पूछा उस पर भी मैं आना चाहूंगी कि किस तरह से उसने मैपिंग की, मैप के जरिए उसने ये बताया था कि कौन से टुकड़े किस दिन पर किस जगह पर फेंकने हैं। और इसलिए शायद वो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि 1 या 2 दिन पहले रेकी करने आया हो। संभवतः यही रास्ता रहा होगा, क्योंकि ज्यादा घना जंगल है, ये ज्यादा रास्ते नहीं है इसके आने के लिए, इसी रास्ते से आया होगा वो। यहीं पर देखिए रास्ता काफी उबड़ खाबड़ है, जंगल काफी घना है, गाड़ी आना रात के वक्त यहाँ पर मुश्किल है। हम गाड़ी से जब महरौली के जंगलों से यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर आने में लगभग 20 मिनट का समय लगा, लेकिन यदि कोई पैदल आएगा तो शायद उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली चीज ये है कि जिस तरह से उसने पूरी सोची समझी साजिश को ये अंजाम दिया, ये जो कत्ल किया। आज हमने आफ्ताब के क्लासमेट है उनसे भी बातचीत की, तो उस क्लासमेट ने भी हमें बातचीत में एक्सक्लूसिव यही बताया कि आफ्ताब शुरू से इसी तरह से काफी गुस्सैल था, उसका नेचर भी काफी एंग्शियस था, एंग्री था, छोटी छोटी बातों पर वो बहुत तेज गुस्सा करता था। और इसलिए शायद आज भी उसने कोर्ट में यही कहा कि हीट ऑफ द मोमेंट के कारण उसने इस घटनाक्रम को, उसने इस हत्या को अंजाम दिया। तो देखिए लाइन ऑफ इवेंट्स यदि हम एक के बाद एक देखें तो जो उसका हम देख सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, वो शायद उसके स्कूल के दिनों से ही शुरू होता है, जहां पर उसके क्लासमेट हमें बताते हैं कि वहीं से ही वो काफी आक्रोशित रहता था, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करता था। और उसके बाद जब वो रिलेशन में आया उसके बाद भी उसने किस तरह से श्रद्धा पर लगातार असॉल्ट किए और उसके बाद जब उसकी हत्या की तो उसने सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर और महरौली के जंगलों में उसके टुकड़ों को फेंका। अब जी रहिए मेरे साथ तेजश्री। हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, आप फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी के दफ्तर पर हैं और यहां पर आफ्ताब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, एक पड़ताल वहां चल रही है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस क्या निकल कर आ रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ताजा जानकारी आपके पास क्या है जो साइंटिफिकली इस जांच को आगे बढ़ा रही है? देखिए गौरव, आफ्ताब को यहाँ लाने का एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि जो भी बातें उसने अभी तक कही है, कई बार ऐसा कहा गया कि वो बरगलाने की कोशिश कर रहा था पुलिस वालों को, कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। कुछ बातें उसने झूठ बोली, कुछ बातें ऐसे भी बोली जो कॉन्ट्रडिक्टरी थी, मतलब एक बात दूसरी बात को काट रही थी। कभी कहता है कि उसने फोन मुंबई में फेंका, कभी कहता है कि दिल्ली में फेंका। तो कंफ्यूजन ना हो
एक तरह से पुलिस जितने भी अपने रिसोर्सेज, अपने जितने भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो एक ही डायरेक्शन में करे, एक ही तरफ जांच रहे, उसको कंफर्म करने के लिए कि जो बातें अभी तक पता चली है वो सच भी है कि नहीं। पुलिस ने ये सबसे पहले पेशकश की थी कि एक नार्को टेस्ट किया जाए। हालांकि जो नार्को टेस्ट होगा, इस वक्त हम एफएसएल लैब के बाहर खड़े हैं, यहाँ पर पहले एक पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा, जिसके बाद नार्को टेस्ट किया जाएगा, जो यहाँ से महज 10 मिनट दूरी पर एक अस्पताल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल, वहां पर किया जाएगा। और ये सब टेस्ट इसीलिए किए जाते हैं देखने के लिए कि क्या जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट किया जाएगा वो फिट भी है या नहीं। रही बात दूसरी, तो एफएसएल के आज जो एचओडी है, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो खुद कोर्ट में गए थे जब केस चल रहा था आफ्ताब का, ये कंफर्म करने के लिए कि पुलिस की तरफ से जो रिक्वेस्ट पॉलीग्राफिक टेस्ट की आई है वो कंफर्म है भी कि नहीं। ये एक तरह से आधिकारिक एक फॉर्मेलिटी होती है, वो फॉर्मेलिटी आज पूरी हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि पूरी तरह से एफएसएल लैब तैयार है और यहाँ पर जितनी तैयारियां की जानी थी, क्योंकि एक स्पेशल केस है, काफी सेंसिटिव केस है, तो इसलिए पूरी तरह से तैयारियां यहाँ पे की जा चुकी है। और अब बस इंतजार इस बात का है कि पुलिस यहाँ पर लेकर आफ्ताब को पहुंचे और किसी भी वक्त, हो सकता है कि अभी से आधे घंटे में आफ्ताब को लाया जाए, हो सकता है रात के 12 बजे लाया जाए, क्योंकि एक्सेप्शन बनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक स्पेशल केस बनाया जा रहा है। और जिस तरह से कोर्ट में आफ्ताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जा रहा था सिक्योरिटी पर्पज से, इसी तरह से हो सकता है एफएसएल लैब को रात को 12 बजे भी खुलवाया जा सके कि पॉलीग्राफिक टेस्ट उसी वक्त किया जाएगा जब यहाँ पे भीड़ कम हो। ऐसा ना हो कि लोग यहाँ पर आके प्रोटेस्ट करने लगे, यहाँ पे किसी तरह से कुछ लोग गुस्से में आ जाए और किसी तरह से कोई अनहोनी हो जाए और केस या जांच प्रभावित हो। तो इसीलिए स्पेशल केस बनाया जाएगा, जिसके बाद नार्को टेस्ट किया जाएगा ताकि सब चीजें साफ हो पाए।